सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पोस्ट एक्ट को लेकर के लगातार कोई ना कोई जो है डिसीजन दिया जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले मैं थोड़ी सी नज़र एक पुराने एक डिसीजन पर डाल दूँ, जहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो महिला एडवोकेट्स होती हैं, उनके साथ अगर उनकी उस जगह पर जहाँ पर वो काम करती हैं सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो वो आपका पोस्ट एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। क्योंकि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या तर्क रखा कि इस अधिनियम के दायरे में आने के लिए नियुक्त और कर्मचारी के रिलेशन होना जरूरी है, जबकि एक बार काउंसिल और एडवोकेट जो है नियुक्त और कर्मचारी की कैटेगरी में नहीं आती। बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिसीजन को ओवररूल कर दिया और ये इन पर भी अधिनियम जो था लागू कर दिया। अब यहाँ पर दूसरा मैटर हमारे सामने क्या आया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, जो बहुत ही अच्छा डिसीजन है और नॉर्मली एक ऐसा डिसीजन आया जिसको लेकर बहुत सी समस्याएं इस प्रश्न को लेकर के हमेशा राइज होती है, जिसको इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फाइनलाइज कर दिया। दिक्कत क्या होती थी कि भाई हम मान लेते हैं कि ये दो आपकी जगह हैं, ये ए नामक महिला इस जगह पर काम करती है और ये एक व्यक्ति है, पर्सन है, मेल है, जो ये इस जगह पर काम करता है। अब यहाँ इस महिला के साथ जो हरेसमेंट होता है, वो इस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जो कि उस संगठन या संस्था का नहीं है जहाँ पर महिला काम करती है, बल्कि दूसरे संगठन का है। तो अब कहने का मतलब ये है कि तो भाई क्या अब यहाँ पर जो शिकायत दर्ज करेगी ये महिला वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट की, वो इस जगह पर करेगी जिसके पर्सन ने उसका छेड़छाड़ की, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट के, या उस जगह पर करेगी जहाँ पर वो खुद काम करती है। ठीक है, इनकी कौन सी इंटरनल आपकी कंप्लेंट कमेटी इस मामले को सुनेगी? तो इस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने पोस्ट एक्ट का मीनिंग समझा है सरल भाषा में, कि पोस्ट देखिए एक नाम है, इसका फुल नेम जो है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट 2013 है। और एक आपका जो कानून अस्तित्व में आया था, ये जो आपका आर्टिकल 21 में केस आया था लेडिंग यादव विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य का, उस केस के बाद यह अधिनियम हमारा जो था अस्तित्व में आया। ठीक है, इसका मेन पर्पस किस लिए बनाया गया इसको, कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उनकी किसी भी जगह पर, चाहे वो गवर्नमेंट प्लेस पर काम करती हो, किसी प्राइवेट जगह पर काम करती हो, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हो, अगर महिला कामकाजी किसी भी स्थान पर अगर काम करती हो, तो उसके अधिकारों को सुरक्षित रखना, उसे सम्मानपूर्वक गरिमापूर्वक जीवन और समान अधिकार पूर्वक वातावरण बनाए रखने के लिए एक तरीके से अधिनियम हमारा है जो कि बनाया गया है। और यहाँ पर सिंपल कहा है कि अगर इस तरह की संस्थाओं में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कोई एक्ट होता है, तो उसके लिए हर संस्था में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, जहां पर शिकायत दर्ज होगी उस महिला के साथ हुए ऑफेंस की, और वो उसको सुनेगी, उसकी निष्पक्ष जांच करेगी, और फिर उसके बाद जो उसका नियोक्ता होगा उस संगठन का, वो उस मामले को आगे उस रिपोर्ट को उसको सौंप देगी। अब यहाँ पर वो समस्या जो हमारे सामने उत्पन्न हुई कि महिला और आरोपी अगर अलग अलग विभाग में हो तो आप कहाँ शिकायत दर्ज करेंगे भाई? तो यहाँ पर अब यही समस्या होती थी कि जब महिला और आरोपी अगर अलग अलग विभाग या संस्थाओं में काम करते हों, तो फिर आरोपी जिस विभाग में काम करता है क्या वहाँ पर होगी, या वहाँ की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जांच करेगी? तो वह इस भ्रम को दूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि शिकायत हमेशा उसी कमेटी के पास जाएगी जहां महिला काम करती है, भले ही आरोपी किसी भी जगह पर काम करता हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का देखिए क्या कहना है कि जो अधिनियम बनाया गया है वो महिलाओं की सहूलियत के लिए बनाया गया है, ना कि आरोपी की सहूलियत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पोषक जो है वो उसका उद्देश्य आरोपी को सुरक्षा देना नहीं है, महिला को सुरक्षा देना है। तो मानो जहाँ का एक्यूज्ड है, आरोपी है, अगर आप उस जगह की कमेटी के पास अगर शिकायत करेंगे तो महिला को वहाँ जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर भाई आप तो उसको और भी ज़्यादा असुरक्षा या सुविधा प्रदान कर रहे हो। तो यहाँ पर नॉर्मल बात क्या है कि भाई जहाँ की पर महिला है उसकी कमेटी के पास शिकायत जाएगी, वो मामले को सुनेगी, जाँच करेगी। ठीक है, आरोपी को वहाँ आना होगा जिस विभाग में महिला काम करती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का सेक्शन जो 11 है वो वेयर द रेस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय का मीनिंग यह नहीं है कि जहां या इसी उस जगह की होगी जहां आरोपी काम करता है, बल्कि इसका वास्तविक मीनिंग ये है कि आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही उसके मूल नियोक्ता द्वारा की जाएगी, लेकिन जांच महिला के विभाग द्वारा की जाएगी। अब हो गया ना प्रश्न सॉल्व? इनका कहना है कि देखिए जांच यानी कि जांच इंक्वायरी करना और उसके बाद आगे की जो रिपोर्ट है, जो मेन कार्यवाही है, वो नियोक्ता द्वारा होना है। तो सबसे पहले ये कह रहे कि कंप्लेन तो उसी कंप्लेन कमेटी को होगी जहां पर महिला काम करती है। अब वो कंप्लेन कमेटी उसकी दोनों उस पक्षों को सुनेगी, निष्पक्ष जांच करेगी। अब जो रिपोर्ट सौंपेगी ना, अब वो उस
नियोक्ता को नहीं सौंपेगी, ठीक है, उस एम्प्लॉयर को नहीं सौंपेगी जहाँ पर वो महिला काम करती है, बल्कि जहाँ पर वो मेल काम करता था अब उसको सौंपेगी। तो सिंपल कह दिया ना कि आरोपी के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो उसके मूल नियोक्ता द्वारा की जाएगी, लेकिन जांच महिला के विभाग की आईसीसी करेगी। अब यहाँ पर देखिए सिंपल कर दिया है कि जांच कौन करेगा, कार्यवाही कौन करेगा, दो चीजें हैं भाई। क्योंकि पहले सबसे पहले देखो, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करती है, हमारी अन्वेषण कौन करेगी, पुलिस करती है। उसके पश्चात मामले की अगर प्रोसीडिंग कौन चलाएगा, कोर्ट चलाएगा। तो वही बात है भाई, कमेटी का क्या काम है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, वास्तविकता है यानी सारी चीज़ों को देखना। उसके पश्चात जो मेन भाई अब डिसीजन देने का काम है वो नियोक्ता का है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, इस मामले में कोई कंफ्यूजन अक्सर देखा गया कि यदि आईसीसी महिला के विभाग की है तो आरोपी के विभाग की क्या भूमिका रहेगी भाई फिर इसमें। तो कोर्ट ने बिल्कुल दोनों की रोल को स्पष्ट कर दिया है। क्या कहा है देखिए कि जांच महिला के विभाग की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी करेगी, और वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो रिपोर्ट निकालती है निष्पक्ष जांच की, उस रिपोर्ट को अपने नियोक्ता को ना देके आरोपी की नियोक्ता को भेजेगी, और फिर वो आरोपी का जो नियोक्ता है, मूल विभाग है, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो उसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी। अब इससे न तो महिला को परेशानी होगी, ना आरोपी के विभाग के अधिकार ही सीमित हो सकते हैं, यानी कि दोनों का काम दोनों दे दिया। अब यहाँ पर उन्होंने देखिए वर्क प्लेस की एक डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पर दिया, वर्क प्लेस का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी हम लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई ठीक है आप वर्क प्लेस की बात कर रहे हो, तो वर्क प्लेस का मतलब वो जो मेल था वो तो अलग जगह पर काम कर रहा होगा, महिला अलग जगह पर काम करती है। अगर ये दोनों कहीं बाहर मिले तो फिर वो वर्क प्लेस कैसे, वर्क प्लेस तो वो हो गया ना जहाँ पर वो दोनों अपना काम एज एट ए टाइम कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने वर्क प्लेस की एक डेफिनेशन दी जिसमें कहा है कि सिर्फ ऑफिस नहीं है भाई, क्योंकि नॉर्मली हर किसी के दिमाग में प्रश्न जाता है कि क्या वो पर्सन जो था वो उस जगह पर आया था जहाँ पर महिला काम कर रही थी, और अगर मानो वो दोनों उनमें से किसी वर्क प्लेस पर नहीं थे, बीच में अगर कहीं मिले तो फिर वो वर्क प्लेस कैसे माना जाएगा भाई। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वर्क प्लेस का मतलब केवल ऑफिस नहीं है, बल्कि करो किसी मीटिंग में है, किसी सेमिनार में है, किसी प्रशिक्षण ट्रिप में है, यात्रा में है, किसी आधिकारिक दौरे में है, ये सभी पोस्ट एक्ट के अंतर्गत वर्क प्लेस माने जाएंगे। इसलिए आरोपी का यह कहना कि हम दोनों एक ही ऑफिस में नहीं काम करते, यह कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो कैसे जाँच करेगी, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है कि सबसे पहले उसको जो कंप्लेंट है रिटन में दी जाएगी, फिर जो ये कमेटी है दोनों पक्षकारों को भी सुनेगी। उसके पश्चात इसके पास वो सारी पावर्स होती जो सिविल कोर्ट की होती हैं। टाइमिंग याद रखिएगा, 90 दिन में इसको अपनी इंक्वायरी पूरी करनी पड़ेगी, और उसके पश्चात ये रिपोर्ट किसको सौंप देगी, नियोक्ता को दे देगी, और नियोक्ता को भी 60 डेज का टाइम मिलता है कार्यवाही कंप्लीट करने के लिए। इसका पर्पस क्या है कि महिला को जल्दी जस्टिस मिले, निष्पक्ष मिले। और यहाँ पर ये कह रहे कि पोस्ट एक्ट और क्रिमिनल केस दोनों एक साथ चल सकते हैं। भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है। इसमें देखिए एक एक करके यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट एक्ट में जो भी समस्याएं राइज होती है सबको क्लियर कर दिया भाई। जहाँ तक है लगभग बहुत से सवालों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि महिला चाहे तो एफआईआर भी दर्ज करा सकती है, और साथ ही पोस्ट एक्ट की प्रक्रिया भी जारी रख सकती है। दोनों रेमेडी अलग अलग हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। बहुत से लोग क्या समझ रहे कि भाई अगर एफआईआर होगी तो पोस्ट एक्ट लागू नहीं होगा, बिल्कुल खत्म है। आप लोग पोस्ट एक्ट को भी लागू कर सकते हो और क्या कर सकते हो, एफआईआर भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसके कुछ प्रॉफिट्स दिए हैं। क्या होगा कि जहाँ महिला जहाँ काम करती है वहाँ की आईसीसी शिकायत सुनेगी। आरोपी अगर अलग डिपार्टमेंट का है फिर भी जांच पूरी तरीके से लीगल होगी, लेकिन फाइनल कार्यवाही आरोपी के विभाग द्वारा की जाएगी। इसका पर्पस महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है, शिकायत प्रक्रिया आसान बनेगी। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बस इस आज के लिए इतना ही। तो आई होप ये डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते कि इसी तरह के डिसीजंस आप तक पहुंचते रहें सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके लिए यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूँ कि भाई यदि अभी तक भी आपने हमारे स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप सर्च कीजिए स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र ऐप, डाउनलोड कीजिए, उस पर जाइए, सारी क्लासेस देखिए। अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं। एक साथ सारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको सारे कोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। थैंक यू।